हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATS क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में से बात करेंगे वर्क स्टडी के बारे में और ये समझेंगे वर्क स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। और ये जो आपका टॉपिक है वर्क स्टडी सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, आप इसको हर एक फील्ड जैसे कि एग्रीकल्चर का फील्ड हो या आप कोई भी काम करते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया या आपका इंडस्ट्री सेक्टर में हो गया, तो हर एक जगह आप वर्क स्टडी कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि वर्क स्टडी होता क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं ये भी समझेंगे, और वर्क स्टडी जो होता है कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका कुछ मेथड होता है। तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि वर्क स्टडी को करने के लिए कौन कौन से मेथड भी होते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को जो थ्योरी पोर्शन है अभी थ्योरी करवाऊँगा, और जैसे ही हमारी थ्योरी जो है कंप्लीट होगी हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, वहाँ से हम लोग समझेंगे कि वर्क स्टडी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। अगर मैं बात करूँ जो हमारा इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना रहता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे होता है कन्वर्जिंग प्रोसेस, मशीन्स वगैरह होता है, और वहाँ से हमें निकलता है आउटपुट। तो अगर मैं बात करूँ, सपोज़ करो आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ए चाहिए, तो इनपुट में आप क्या करोगे भैया, इनपुट में हमें चाहिए यहाँ पे जो 3M होते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन, मटेरियल, ठीक है, और मशीन। मेन, मटेरियल और मशीन, मतलब भैया मेन पावर चाहिए आपको, मटेरियल भी तो चाहिए, कि मटेरियल कौन सा मटेरियल, मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और फिर चाहिए मशीन्स भी होने चाहिए, और एक एम आता है जो 4th एम आपको है, वो है मनी। मतलब भैया अगर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे मनी का इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है, तो मैंने बोला कि मुझे चलो इनपुट में रॉ मटेरियल चाहिए, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा मशीन्स वगैरह की हेल्प से, और मुझे आउटपुट मिलने वाला। आउटपुट में आपको क्या मिलता है, या तो कोई सर्विस मिलेगा, ठीक है, या तो आपको कोई प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो अगर हम ये जो प्रोडक्ट ए बना रहे हैं किसी न किसी मेथड से बना रहे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई प्रोसेस से बना रहे होंगे, और हमारे जो रिसोर्सेज है जैसे कि मैन हो या मटेरियल हो, मशीन्स हो, मनी हो, सारे जितने भी सारे ये रिसोर्सेज, अब क्या चाहोगे, इनका ऑप्टिमाइजेशन यूज़, मतलब भैया आप इनका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सको, यूज़ कर पाओ। और यही तो चाहोगे आप लोग कि जो लेबर पावर है, जो लेबर पावर को भैया आप सैलरी देते हो ना, तो आप क्या चाहोगे कि भैया जो भी लेबर पावर है वो अच्छे से काम करे, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल आप ख़रीद के ला रहे हो, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए भैया, मशीन का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब वो जो भी उसका फंक्शन रहेगा उसको पूरा करना चाहिए अच्छे से। मनी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो भैया, जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, जो इंडस्ट्री होती है उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। तो भैया पूरे सिस्टम से हमें क्या निकलना चाहिए, यहाँ से प्रॉफिट तो निकलना चाहिए ना। तो एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये एक टर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट अपन इनपुट। ये किसी का भी हो सकता है, मतलब भैया मैन लेबर पावर का भी हो सकता है, मटेरियल्स का भी हो सकता है, और मशीन्स का भी, और मनी का भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हमें ये बताता है कि सपोज़ करो मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है, तो उसको बनाने में मुझे लग गए 2 रुपये, और उसको भैया मैं जब सेल कर रहा हूँ मार्केट में तो क्या मिल रहा है मुझे, 4 रुपीज़। तो भैया ये क्या आ गया, इसका रेशियो 2 आ गया। तो अब हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। मतलब अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा भैया कंपनी उतना ही प्रॉफिट में रहेगी। और अगर कोई कंपनी है भैया तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए भैया, तभी तो वो वहाँ पे काम कर पाएगा, अपने जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी दे पाएगा अच्छे से, वो समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट ए बनाना आपको, तो आप इनपुट में ये सारे चीज़ जो होते हैं मेन, मटेरियल, मनी, मशीन्स लगाओगे, यहाँ पे कन्वर्जिंग प्रोसेस करोगे, यहाँ से आउटपुट निकल के आएगा। और सपोज़ करो कि किसी कंपनी में ये जो प्रोडक्टिविटी जो टर्म है भैया ये कम चल रहा है, मतलब उसको जितना रिक्वायरमेंट है ना उतना उसको मिल नहीं पा रहा है, तो भैया उसकी प्रॉफिट क्या होगी, अब अरे घट गई ना। तो जैसे ही उसकी प्रॉफिट घटेगी तो वो सोचेगा भैया ऐसा क्या हो रहा है मेरा, मतलब पूरे सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम में कि प्रोडक्टिविटी मेरी घट जा रही है, ये प्रोडक्शन जो सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है। तो वो क्या करेगा कि भैया कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी घट रही है। तो अब वो पूरा एनालाइज़ करने वाला है, क्या करने वाला, अपना एनालाइज़ करेगा। किस चीज़ का एनालाइज़ करने वाला है,
भैया पूरा जो भी मेथड, जिस मेथड से वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है, और जो प्रोसेस जो भी उसमें हो रहे होंगे उसको भी एनालाइज करेगा। फिर वो देखेगा भैया कि जो लेबर पावर है, मैन पावर, वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, मशीन्स का अच्छे से यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यही सब तो रीज़न हो सकता है उसका प्रोडक्टिविटी कम होने का। अगर जहाँ इसको वो पता चल गया कि भैया चलो ये इसमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो फिर क्या कर सकता है, उसको अरे सुधार सकता है कि नहीं, बिल्कुल सुधार सकता है। तो मैंने क्या बोला, जैसे आपको पता चला कि प्रोडक्टिविटी उसकी मिल नहीं पा रही है, तो मेथड को चेक करेगा, उस प्रोसेस को चेक करेगा जिससे भैया प्रोडक्ट ए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एनालाइज़ कर रहा हूँ, किसको, अपने प्रोसेस को। तो ये जो पूरा आप एनालाइज़ करके अब क्या करोगे भैया, मेरा मेन फंडा एनालाइज़ का क्या है कि भैया प्रोडक्टिविटी भैया बढ़ जाए, ठीक है। तो इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो एनालाइज हम लोग करते हैं, जहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी। क्या बोलेंगे, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी आप लोग का सिंपल से समझना आता है। क्या समझोगे भैया, अगर कोई सा भी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर ये इनपुट आप देते हो, यहाँ पे कन्वर्जिंग प्रोसेस होके आउटपुट मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हो गया, अगर आपका ये इनपुट है, यहाँ पे कन्वर्जिंग प्रोसेस है, तो ये आउटपुट है। तो अगर उसकी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी कम है, तो अगर आप वहाँ पे क्या करोगे, वर्क स्टडी करोगे, तो प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है आपकी, बढ़ने वाली है, ठीक है। तो वर्क स्टडी एक ऐसा टर्म है जहाँ हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया वर्क स्टडी तो समझ में आ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, लेकिन वर्क स्टडी करेगा क्या क्या, ठीक है, किस मेथड से वर्क स्टडी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला है। तो देखो, जो हमारा वर्क स्टडी है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। क्या बोलेंगे, मेथड स्टडी। और इसका नाम और एक आता है मोशन स्टडी, ठीक है, मोशन स्टडी। और सेकंड पार्ट इसका आता है वर्क मेजरमेंट। क्या है, वर्क मेजरमेंट। और इसको टाइम स्टडी भी बोलते हैं, टाइम स्टडी। चलो ये तो समझ गया कि वर्क स्टडी करने से प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, तो मैंने बोला कि चलो यार ये इनपुट रहता है, ठीक है, इनपुट में हम लोग करते हैं फिर कन्वर्जिंग प्रोसेस, और यहाँ से निकलने वाला है आउटपुट। समझ रहे हो। तो मैंने बोला यार कि एक कोई प्रोसेस होगा, किसी प्रोसेस से हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे या कोई मेथड से बनाएंगे। तो भैया अगर आप क्या कर रहे हो कि मेथड को एनालाइज कर रहे हो कि किस मेथड से बना रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो मैन पावर वर्क कर रहा है उसको एनालाइज कर रहे हो कि भैया वो बंदा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके जो मशीन से वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हो, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है ना उसका मैक्सिमम यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वो कौन करेगा, मेथड स्टडी करेगा, ठीक है। अगर सपोज़ करो ये कोई फॉल्ट निकालता है कि सपोज़ आपका कोई किसी जो रिसोर्सेस है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, या आप जो प्रोसेस चूज़ किए हो वो सही नहीं है, तो ये बंदा क्या बोलेगा, भैया प्रोसेस को चेंज कर लो। कौन बोलेगा, मेथड स्टडी बोलेगा कि आप क्या करो ना, प्रोसेस जो है आपको उसको चेंज कर लो, ठीक है। चलो मैंने प्रोसेस भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भैया उसमें काम करना पड़ता है, और काम कौन करेगा, आपके मशीन्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैन पावर आपका वर्क कर रहा है। तो ये ऐसा थोड़े यार कि प्रोडक्ट ए आप सुबह बनाने के लिए बैठ जाओ और उसको शाम को कंप्लीट करो, नहीं, उसके लिए भैया एक टाइम फिक्स रहेगा कि भैया अगर प्रोडक्ट ए बना रहे हो ना, तो उसको अगर मशीन 1 है या मशीन 2 है, तो सपोज़ मैंने बोला यहाँ पे लगेगा 5 मिनट, तो भैया 5 मिनट ही लगना चाहिए। ये मैं क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा तभी तो बता पाऊँगा ना कि कितना टाइम लग रहा है। तो जो वर्क मेजरमेंट होता है जिसको हम लोग टाइम स्टडी भी बोलते हैं, वो क्या करता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो टाइम को फिक्स करता है भैया कि इस वर्क को करने के लिए कितना टाइम का रिक्वायरमेंट है। तो वर्क स्टडी क्या करता है भैया, ये बढ़ाता है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी में।
और सेकंड पार्ट है वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी। ये इनपुट है, तो मैंने बोला इनपुट में क्या भैया, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो भैया एक प्रोसेस यूज़ करोगे या कोई मेथड यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो अगर मान लो प्रोसेस और मेथड अगर सही नहीं है तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी घट रही होगी। तो प्रोसेस और मेथड को अगर जो चेंज करता है जो बंदा, तो मैंने बोला भैया वो मेथड स्टडी करता है। आपने क्या क्या नहीं प्रोसेस चेंज, एक नया प्रोसेस निकाला भैया मस्त वाला, ठीक है। तो चलो ठीक है, आपने उसको एडप्ट भी कर लिया। फिर मैंने बोला किसी भी प्रोसेस को भैया, कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है ना, तो भैया उसको में लगती है टाइम। क्या लगती है? टाइम लगती है। तो मुझे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टास्क होगा, चाहे मशीन्स में होगा या जो मैन पावर कर रहा होगा, उसके लिए मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो मुझे तो पहले एनालाइज़ करना पड़ेगा ना भैया कि उसको टाइम कहाँ पे कितना लगने वाला है। तो उसको कौन बताने वाला? वर्क मेजरमेंट बताने वाला है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मेथड स्टडी पढ़ेंगे, कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं भैया जिससे हम लोग पता क्या कर सकते हैं, कि मेथड स्टडी में हम लोग वो देखेंगे कि कैसे हम लोग कौन कौन से टेक्निक से पता करेंगे भैया कि मेथड सही है या नहीं है। और फिर वर्क मेजरमेंट के भी अलग अलग टूल होते हैं जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टाइम को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबका डिफिनीशन। अब देखो, आप जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी का डिफिनेशन क्या बोलता है भाई, कि दिस टेक्निक इज़ अप्लाइड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया वर्क स्टडी से ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वर्क स्टडी इज जेनरिक टर्म फॉर द टेक्निक ऑफ मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, जो वर्क स्टडी है भैया ये किन दो टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भैया वर्क स्टडी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का। मैंने आप लोगों को बताया था जो मेथड स्टडी है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है, मोशन स्टडी। और जो वर्क मेजरमेंट है इसको हम लोग टाइम स्टडी वो भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या बोल रहा है, कि दीज टेक्निक्स आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो हम लोग दो टेक्निक अभी यूज़ कर रहे थे ऊपर में, कौन कौन से आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, ठीक है। और फिर तो ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन वर्क होता है भैया, कि वो जो बंदा ह्यूमन काम कर रहा है तो उसको क्या करता है, ये एनालाइज करता है पूरा, कौन, वर्क स्टडी। दे लीड सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी एट दी वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू अफेक्ट इम्प्रूवमेंट। मतलब भैया ये सारे चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करता है जिससे आपकी एफिशिएंसी और इकोनॉमी पर, जो इकोनॉमी जो होती है कहाँ पे, वर्क प्लेस पे अफेक्ट होता है, और उसका ये फिर क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करवा देगा, कौन, वर्क स्टडी, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए वर्क स्टडी को मैंने अभी बोला कि भैया इसका जो पार्ट है, दो पार्ट में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या है, मेथड स्टडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी भी बोल सकते हैं। और दूसरा कौन सा, वर्क मेजरमेंट, जिसको हम लोग टाइम स्टडी भी बोलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, आप वर्क स्टडी कर रहे हो तो वर्क स्टडी करने के फ़ायदे कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखो आप खुद बताना वर्क स्टडी के फ़ायदे कौन कौन से हो सकते हैं। देखो वर्क स्टडी के मुझे क्या देखना है, इसका फ़ायदा देखना है। तो मुझे ये बताना, आप जो वर्क स्टडी कर रहे हो तो वर्क स्टडी कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इसीलिए तो कर रहे हो ना, कि जो आपकी प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो मुझे ये बात समझ में आया कि यार जो प्रोडक्शन का जो फ्लो है ना बड़ा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया मैंने जितने भी अननेसेसरी वर्क था उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, इसलिए मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद जो प्लांट की लेआउट है, प्लांट का लेआउट करने का मतलब है कि देखो जहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम होगा वहाँ पे मशीन्स वगैरह का अरेंजमेंट रखा होगा। तो सपोज़ करो एक मशीन आप यहाँ पे रखो, एक यहाँ पर रखे पड़े हो, ठीक है। तो और यहाँ से प्रोडक्ट ए यहाँ से निकल के जाता है यहाँ पर, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपने क्या कर दिया, वर्क स्टडी, तो उससे आपको जब पता चलेगा भैया कि मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो भैया प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ से नहीं तो यहाँ शिफ्ट कर दोगे आप, ये तो करोगे। तो प्लांट की जो लेआउट होती है भैया वो अच्छा हो जाता है। फिर जो वर्कर्स होते हैं ना, देखो वर्कर्स को अगर आप अच्छी सैलरी दे दोगे ना, अच्छा सैलरी दोगे, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दोगे ताकि उनको मेहनत कम करना पड़े, अच्छे से करना पड़े, तो प्रोडक्टिविटी भैया तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो वर्कर्स को भी क्या मिल जाता है भैया, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है,
और आप लोग क्या सोच सकते हो वहाँ पे कि जो प्रोडक्टिविटी वो तो बढ़ेगी, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अननेसेसरी वर्क को क्या कर दिया, अरे एलिमिनेट कर दिया ना भाई। किसके हेल्प से? वर्क स्टडी की हेल्प से कर दिया। तो उसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सारे फ़ायदे किसके हो गए, आपके वर्क स्टडी के फ़ायदे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से एडवांटेज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो, मतलब भैया प्रोडक्शन का फ्लो बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने अननेसेसरी कामों को भैया एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी। हायर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अब देखो ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किसका हो सकता है, मैन का भी हो सकता है, मटेरियल का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब अननेसेसरी वर्क को हटाने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो गया, मेरा घट गया। फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स, सपोज़ करो मैं जो लास्ट मेथड यूज़ कर रहा था भैया उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्यों? क्योंकि भैया मेरा मेथड सही नहीं था, वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने वर्क का स्टडी कर लिया तो भैया पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, तो क्या हो गया, फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी भी होने लगा प्रोडक्ट का। फिर बोल रहा है यहाँ पे भैया बेटर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन, मतलब कि देखो अगर मान लो कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है ना, तो मान लो यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और एम्प्लॉय मान लो यहाँ पे मैन पावर वर्क कर रहा होगा जिसको लेबर भी बोलते हैं, और हायर पोस्ट उसकी किसी मैनेजर की है। तो जब तक वहाँ पे भैया लेबर से लेकर मैनेजर के बीच में भी और भी बहुत सारे एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर होंगे। ठीक है, तो एक अच्छी सी कनेक्टिविटी अगर नहीं बनी रहेगी ना भैया, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी सिस्टम की बन ही नहीं सकती है। मतलब लेबर को आपको क्या करना पड़ेगा, एश्योरेंस देना पड़ेगा भैया कि आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है, आपको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तो बंदा तो हंस हंस के काम करेगा ना यार, तो प्रोडक्टिविटी तो सिस्टम कैसे भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, अब मतलब मैंने क्वालिटी भी इम्प्रूव कर लिया। जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन टू वर्कर्स, ठीक है, हायर वेजेस टू वर्कर्स, मतलब सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो भैया बंदे तो काम करने वाले हैं ही। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेथड स्टडी। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी कि मेथड स्टडी क्या होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये आपका यहाँ पे इनपुट था, ये कन्वर्जिंग प्रोसेस था और ये आउटपुट था। ठीक है, ये इनपुट हो गया, ये कन्वर्जिंग प्रोसेस हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। तो मैंने बोला कि देखो कोई भी अगर मेथड से अगर आप जो प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो, चाहे ए प्रोडक्ट को, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। तो वो जो आप स्टडी कर रहे हो किसी मतलब एग्जिस्टेंस वर्क को, मतलब वो वर्क आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कहाँ पे किसके हेल्प से करते हो, मेथड स्टडी की हेल्प से। तो मेथड स्टडी क्या बोलता है, मेथड स्टडी इज़ द टेक्निक ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब जो भैया काम अभी है मेरे पास, एंड प्रोपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एंड डेवलपिंग एन ईजियर एंड इकोनॉमिकल मेथड। मतलब भैया सारा चीज़ जब वो एग्जामिनेशन कर लेता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसका, जो एग्जिस्ट कर रहा है जो मेरा वर्क है, और फिर एक डेवलप क्या करता है, इजी और इकोनॉमिकल मेथड। मतलब ऐसा नहीं भैया कि आपने नया मेथड कोई बना लिया और पिछले वाले मेथड से भी उसका ज़्यादा कॉस्ट आ रहा प्रोडक्शन करने में, तो भैया अगर वो चीज़ इकोनॉमिकल नहीं होगा तो क्या वो मेथड आप यूज़ करोगे, अरे बिल्कुल नहीं करोगे ना। अब बोल रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, मतलब भैया क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं किसको करने के लिए, मतलब मेथड स्टडी के, मतलब मेथड स्टडी को करने के लिए। तो आप मुझे खुद बताना यार कि अगर मुझे चाहिए मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव किसका, मेथड स्टडी का, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सारा चीज़ ना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ही करोगे। इम्प्रूवमेंट किसका किसका करोगे, अब देखो जो प्रोसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ उस प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट करूँगा, जो भी भैया प्लांट की लेआउट है मैं उसका इम्प्रूवमेंट करूँगा, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर उनको फटीग ज़्यादा आ रहा है, मतलब वर्कर्स को जो भैया की अगर प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, तो भैया उसको भी इम्प्रूवमेंट करूँगा। एक अच्छा एनवायरनमेंट देने वाला हूँ मैं, प्रोडक्टिविटी सिस्टम की बढ़ाऊँगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाऊँगा। तो ये सारा क्या कर रहे हो आप, मतलब हर एक चीज़ मेथड स्टडी की हेल्प से क्या करने वाले हो, इम्प्रूवमेंट ही तो करने वाले हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या हो जाएंगे आपके, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो निकल के आएगा यहाँ पे, देखिए ये क्या बोल रहा है, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेरा है और प्रोसीजर है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा कौन, मेथड स्टडी। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, जो हम लोग काम करने वाले हैं कहाँ पे, प्रोडक्शन सिस्टम में भैया, जहाँ पे वर्कर्स होंगे,
मशीन्स होगा, तो भैया ये क्या करने वाला है, इम्प्रूव करेगा वर्किंग कंडीशन के लिए कि भैया जो वर्कर्स और मशीन्स हो उनके बीच एक अच्छा सा रिलेशन बना हुआ रहना चाहिए। मतलब अच्छा रिलेशन करने का मतलब कि जो वर्कर जिस मशीन में काम कर रहे हैं बड़े इजी वे में काम कर सके, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लेआउट एंड वर्क प्लेस आउट, ठीक है। प्लांट लेआउट करने का मतलब क्या होता है कि मशीन्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे आप रखे हो, तो आप क्या कोशिश करोगे भैया कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से किसका अरेंजमेंट हो जाए, मशीन्स वगैरह का अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। तो उसका भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो यहाँ पे। फिर क्या कर रहे हो, रिड्यूसिंग द ह्यूमन एफर्ट एंड फटीग, मतलब जो बंदा काम कर रहा है, सपोज़ ये बंदा यहाँ पर है और ये मशीन 1 है, ठीक है, और यहाँ से ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो भैया यहाँ से इसको प्रोडक्ट लेके आने में बार बार टाइम लग रहा था, क्यों ना मैं क्या कर दूँ कि ये जो यहाँ पे भैया सिस्टम बना कर रखा हूँ इसके नज़दीक कर दूँ, ताकि उसका क्या करेगा, ह्यूमन का एफर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग, देखो क्या होता है ना कि मैंने सपोज़ करो ना कि मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है, तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे इसमें प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें मुझे ड्रिलिंग करना है और मिलिंग करना है, ड्रिलिंग के बाद मिलिंग करना है, तो अब मुझे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बनाने हैं ए का, तो जिस मशीन पे ये ड्रिलिंग होता है तो वहाँ पे बहुत सारी ड्रिलिंग करेगा, ठीक है। सपोज़ करो ड्रिलिंग करके क्या करोगे, स्टोरी तो होगा यहाँ पे। अगर मिलिंग वाला मशीन अगर खाली ना हो और अगर अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा तो भैया मटेरियल को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। मतलब भैया एक फालतू का खर्चा आप पाल रहे हो ना, तो ये क्या करने वाला है, रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल का हैंडलिंग कम करेगा कौन, वर्क स्टडी करने वाला आपका। फिर आगे देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन, कि अगर इनमें कुछ भैया प्लांट में अगर कुछ प्रॉब्लम है या इक्विपमेंट जो भी मशीन्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हो, जो टूल्स यूज़ कर रहे हो आप, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी डिज़ाइन में क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। इम्प्रूवमेंट इन द यूटिलिटी ऑफ मटेरियल मशीन एंड मैन पावर, मतलब ये भैया मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन यूज़ लेगा किसका, मटेरियल्स का भी, मशीन्स का भी और मैन पावर का। तभी तो मेरा भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सिस्टम की। इनका जब आप ऑप्टिमाइजेशन लोगे ना यूज़, तभी इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब मैंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, मतलब जो भी मेथड आप लोग पहले यूज़ कर रहे थे ना, उसके बाद जब नया मेथड भैया लेकर आओगे तो उसको क्या कर दो, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब उसको भैया स्टैंडर्ड बना दो कि अब इसके बाद क्या होने वाला, ये मेथड फॉलो होने वाला है, क्योंकि इसमें भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी स्टैंडर्ड, देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट वगैरह में जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनको भैया क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। अगर आप उनको सेफ्टी दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दोगे, तो आपकी भैया प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़ने वाली है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बोल दिया कि ये सारे क्या आपके, ये भैया सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी है, ठीक है। अब हमें समझना क्या भैया, बेसिक प्रोसीजर ऑफ फॉर मेथड स्टडी, मतलब अब देखो कि मेथड स्टडी करना है मुझे किस पर, किसी वर्क पे करना, मतलब जो वर्क एग्जिस्ट कर रहा है ना उस पर क्या करना है, मेथड स्टडी लगाना है। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है, इसके कुछ स्टेप होंगे। और ये स्टेप क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करोगे ना, सेलेक्ट करो। अरे किसको सेलेक्ट करोगे भैया, जिस पे मेथड स्टडी हमको करना है। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करो ना, रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करो, सारे फैक्ट कि भैया ये जो हम लोग वर्क कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने का टेक्निक अलग अलग होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग क्या कौन कौन से इसकी टेक्निक होती है। फिर इसको क्या करो, एग्जामिन करो, मतलब देखो कि जो भी हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी सारे फैक्ट, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो सारा चीज़ सही से काम कर रहा है। जैसे ही आपने एग्जामिन कर लिया, तो एग्जामिन करने के बाद क्या करोगे आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, एक नया मेथड बनाने वाले हो। क्या मेथड को डेवलप करने वाले हो, एक न्यू मेथड क्या करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एक नया मेथड डेवलप कर लिया कि भैया, उसके बाद इसको क्या करो, आप इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने का मतलब क्या हो गया कि देखो इसके में कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे देख लो। पहले क्या करो, सेलेक्ट कर लो आप उसको, जो भी हमको वर्क करना है उसका क्या करते हैं, सेलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरा सिलेक्शन कर लिया मैंने, किसको, द वर्क टू बी स्टडीड, मतलब जो जिस वर्क को करना है उसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया।
अब उसको रिकॉर्ड करना है किसको, ऑल फैक्ट्स अबाउट द मेथड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जितने भी सारे आपको मतलब फैक्ट दिख रहे हैं उस वर्क से रिलेटेड उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। फिर क्या करो, एग्जामिन करो किसको, अबव फैक्ट्स को जिनको आपने रिकॉर्ड किया है। फिर एक डेवलप कर दो क्या, नया और मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक मेथड। ठीक है, आपने चलो नया मेथड बना लिया तो भैया आपको बताना तो पड़ेगा कि जो नया मेथड आपने बनाया है उसमें भैया मतलब उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, मतलब पिछला वाला मेथड में क्या उसका प्रॉब्लम थी और उसको आपने जो सॉर्ट आउट किया है वो तो बताना पड़ेगा नए वाले मेथड में। ठीक है, फिर ये बोल रहा है अब जैसे मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया उसके बाद क्या करो, इंस्टॉल करो एक नया मेथड और उसको इंस्टॉल करने के बाद कंपनी को बोलो भैया अब इसको क्या करो, नए इस मेथड को मेंटेन रखो। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे समझाया कि भैया पहले सिलेक्शन करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर एग्जामिन करो, फिर डेवलप करो। ठीक है, फिर क्या करो, डेवलप करो और डेवलप के बाद यहाँ पे आप बीच के ये क्या कर सकते हो, डिफ़ाइन, मतलब डेवलप जो आपने किया है उसको डिफ़ाइन करो भैया कि हाँ ये जो मेथड मैंने डिफ़ाइन किया मतलब कौन कौन सी आपने इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद एक नया उसको इंस्टॉल कर दो, फिर क्या करो, मेंटेन करो उसको। देखो आप जो पढ़ाई भी करते हो ना उस पर भी क्या कर सकते हो, मेथड स्टडी। कि सपोज़ मैं भैया बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो देखो क्या करो, अरे यार रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने क्या दिया, चलो टेस्ट लगा लिया आपने। ठीक है, कोई सा भी टेस्ट लगाया, नंबर कम आ रहे हैं, तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो जिस पोर्शन में आपका नंबर कम आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करो, सेलेक्ट कर लो। फिर देखो भैया रिकॉर्ड बनाओ कि भैया ठीक है उस टॉपिक में भैया मतलब उस सब्जेक्ट में मतलब कौन से टॉपिक से नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो फैक्ट को रिकॉर्ड करना किया मैंने। फिर मैंने एग्जामिन किया भैया, एग्जामिन उसको कर लो कि चलो ये जो एबव रिकॉर्ड मैंने मतलब ये रिकॉर्ड किया फैक्ट सारे, क्या मैंने उसको पढ़ाई किया था कि नहीं किया था। चलो अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या करूँगा भैया, पढ़ूंगा, एक डेवलप करूँगा और फिर पढ़ने के बाद भैया उसका डिफ़ाइन करो कि भैया चलो पहले मैं नहीं मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था अब कर पा रहा हूँ, तो क्यों कर पा रहा हूँ। और भैया एक बार जहाँ आपने ये हैबिट डाल ली फिर भैया जब भी टेस्ट सीरीज लगाओ तो क्या करो, उसको वो मेथड अपना मतलब उसको अप्लाई करो। उसके बाद लास्ट आपका क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। तो भैया आप मेथड स्टडी वर्क में तो कर ही सकते हो, ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम या किसी इंडस्ट्री में, भैया अपनी सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है कि जो सेलेक्ट करते हो आप लोग किसी भी वर्क को तो किस बेसिस पे उसको करोगे। तो सिलेक्शन हमेशा याद रखना भैया, वाइल सेलेक्टिंग ए जॉब फॉर डूइंग मेथड स्टडी द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। कौन कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब भैया कि देखो आप जो वर्क मतलब जो आप सिलेक्शन ले रहे हो तो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या बोलता है कि आप जब नया मेथड बनाओगे ना भैया तो वो क्या होना चाहिए, पहले वाले से कब सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करने वाले हैं नए मेथड में उसको अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और टेक्निकल फैक्टर का मतलब ये होता है भैया जो भी डिज़ाइंस वगैरह इक्विपमेंट का अगर हो गया, अगर उनमें कोई भी चेंजेस वगैरह करना हो तो वो भी यहाँ पे किसके अंडर आएगा, वो टेक्निकल फैक्टर के अंडर में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो आप सब पहले हम लोगों ने समझा कि मेथड स्टडी क्या होता है। तो मैंने बोला कि अगर मान लो ये कोई प्रोसेस चल रहा है, इनपुट कन्वर्जिंग प्रोसेस और आउटपुट चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको मान लो सपोज़ जो प्रोडक्टिविटी आपकी है वो अगर घट रही है तो विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी आप उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। फिर मैंने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, भैया मतलब सारे तो इम्प्रूवमेंट ही चल रहे हैं इसके, किसमें, प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कोई भी अगर आपको मेथड स्टडी करना है तो सबसे पहले उस वर्क को पकड़ो, फिर रिकॉर्ड करो सारे फैक्ट्स को, उसको फिर एग्जामिन करो बैठ के भैया कि कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। फिर एक नया सॉल्यूशन डेवलप कर दो, फिर उसको डिफ़ाइन करो कि नया जो सॉल्यूशन आपने डेवलप किया है उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें जो मतलब पिछले वाले से इम्प्रूवमेंट आपका। फिर उसको इंस्टॉल करो, मतलब कि कंपनी को बोलो भैया कि आप अब इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसको मेंटेन करो। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए ये टॉपिक क्या है कि चार्ट्स एंड डायग्राम्स यूज्ड इन मेथड स्टडी टूल्स एंड टेक्निक। मतलब आप जो मेथड स्टडी कर रहे हो, मतलब किसी भी वर्क को स्टडी कर रहे हो तो किसके किसके हेल्प से करोगे भैया, ये तो समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो समझते हैं कि देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला कौन सा है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट और आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। भैया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो याद रखना कि जो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ये देखेंगे हम लोग क्या होता है, आगे पढ़ेंगे।
फिर है आपका सेकंड फ्लो प्रोसेस चार्ट। इसके अंदर कौन कौन से आपके मटेरियल टाइप है, ऑपरेटर टाइप है और इक्विपमेंट टाइप आता है, ठीक है। फिर क्या आपका टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट और लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम, ये सारे चार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम लोग अब क्या होता है कि जो प्रोसेस चार्ट होते हैं ना उसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, और भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो भर भर के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो ओ आता है, मतलब मैंने कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने ड्रिलिंग कर रहा हूँ, मिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे क्या मेरे अरे ऑपरेशन ही तो है। तो भैया उस ऑपरेशन को जगह मैं ये नहीं लिखूँगा भैया कि मैंने ड्रिलिंग कर लिया या मिलिंग कर लिया, डायरेक्ट क्या लिख दूँगा ओ फॉर ऑपरेशन। अब इंस्पेक्शन क्या होता है कि सपोज़ करो आप मान लो किसी का मतलब जांच करना, मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप लोग उसकी क्वालिटी देख रहे हो भैया कि क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका इंस्पेक्शन में आएगा। ये जो आपको आइसोसेल्स ट्राइंगल दिख रहा है जो वर्टेक्स पे खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज। और ये याद रखना भैया, अगर आपको स्टोरेज का कहीं साइन दिख गया ना ये वाला, तो भैया ये गलत है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये डी से डिले शो करता है, और ये मतलब ऑपरेशन जो है किसके अंडर में है, इंस्पेक्शन के अंडर में, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड एक्टिविटी। देखो यार वेरी सिंपल है, इसको याद रखना, ओ फॉर ऑपरेशन, ठीक है, ये इजीली याद हो जाएगा। और ये टी जैसा दिख रहा ना, देखो इसको जब वर्टिकल खड़ा करोगे तो ये ऐसा बनेगा ना कुछ, तो ये टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डी फॉर डिले, और जब दो भैया ऑपरेशन कंबाइंड हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड एक्टिविटी। अब देखो ये दोनों का, ये वाला और ये वाला, अब देखो यार एस फॉर स्टोरेज होता है ना, ट्रायंगल में कितना साइड है, 3 साइड है, देखो 3 साइड से मिलकर आप क्या बना सकते हो, एस बना सकते हो। तो हमेशा याद रखना भैया 3 साइड, ट्रायंगल के 3 साइड मिलकर क्या बनते हैं, एस बनते हैं, तो एस फॉर स्टोरेज। अब इंस्पेक्शन देखो, इंस्पेक्शन मान लो भैया कि सीबीआई की जांच चल रही है घर के अंदर, तो घर के भैया जो नीचे जो होते हैं ना, घर जो बना होता है फर्श, उसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड, तो इंस्पेक्शन कहाँ हो रहा है, घर के अंदर। तो भैया ये क्या याद रख पाओगे, स्क्वायर के 4 साइड मतलब घर के अंदर क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो क्या बोल रहा है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द जॉब इन अ प्रोसेस चार्ट इज़ डन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सिम्बल्स। यूजिंग ऑफ सिम्बल्स इन रिकॉर्डिंग द एक्टिविटीज़ इज़ मच ईजियर देन राइटिंग डाउन द फैक्ट अबाउट द जॉब। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ तो भैया थोड़े लिखूँगा मैं वहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ, सीधा क्या कर दूँगा कि भैया वो समझ जाएगा भैया ये क्या कर रहा, कोई ना कोई एक ऑपरेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑपरेशन का है क्या है, अ लार्ज सर्कल इंडिकेट्स ऑपरेशन। अभी हम लोगों ने देखा ओवर क्या था, ऑपरेशन था। एन ऑपरेशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिकल मतलब देखो शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है, या केमिकली मान लो उसके मतलब रिएक्शन जो होते हैं वो भी चेंज हो सकता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑपरेशन ही कहलाएगा। फिर क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ गिवन और रिसीव्ड और व्हेन प्लानिंग और कैलकुलेटिंग टेक प्लेस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन। समझते हैं क्या बोल रहा है, देखो अगर आप इन्फॉर्मेशन को दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो ये भी आपका क्या है, कहलाएगा, ऑपरेशन कहलाएगा। या तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो या कैलकुलेटिंग कर रहे हो, किसका, कैलकुलेटिंग टेक प्लेस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन, मतलब काउंटिंग वगैरह कर रहे हो तो वो भी किस में आएगा, ऑपरेशन में आएगा, ठीक है। अब सपोज़ करो मान लो कि किसी भी कोई मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट या सॉरी प्रोडक्ट ए है, इससे मुझे करना टर्निंग। अब टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, टर्निंग क्या कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो। तो ऑपरेशन आप एक जगह पे कर रहे हो या जगह मतलब ये भैया बंदा घूम के कर रहा है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, ऑपरेशन निकल आएगा, ठीक है। तो अब है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में नहीं बोला कि क्वालिटी चेक करते हैं, ये स्क्वायर इंडिकेट्स इंस्पेक्शन, घर के 4 साइड बोले तो इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज़ अ चेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। तो चेकिंग द डायमीटर ऑफ रोड, जो डायमीटर आपको अगर रोड का चेक कर रहे हो तो भैया ये भी क्या कर रहे हो, इंस्पेक्शन ही तो कर रहे हो। काउंटिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब भैया कि सपोज़ कोई प्रोडक्शन सिस्टम है भैया, वहाँ पे कितना जितना प्रोडक्ट मैंने उसको बोला था वहाँ से उतना प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया, इंस्पेक्शन ही कर रहा हूँ। फिर क्या आता है आपका ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एन एरो इंडिकेट्स, एरो भैया कैसे बनाते हो, कुछ इस तरीके से बना रहे हो ना, तो भैया मैंने क्या बोला कि ये दिख रहा है टी जैसा, तो टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और
ऑपरेटर और इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने क्या बोला कि देखो अभी बंदा एक कर रहा था ऑपरेशन, या तो एक जगह पे कर रहा था या तो घूम के कर रहा हो, लेकिन भैया ऑपरेशन कर रहा होगा लेकिन घूम के भी करेगा तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग तभी बोल सकते हैं उसको जब किसी एक प्लेस पे कर रहा होगा, ठीक है, एक रुके हुए प्लेस पे करेगा, तभी हम लोग वहाँ पे जो ऑपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे किसका, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने वाले हैं। अब यही पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एन ऑपरेशन इट इज़ नॉट कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। मैंने वही समझाया ना कि सपोज करो ये प्रोडक्ट ए है, मैंने इस पर कर रहा हूँ टर्निंग ऑपरेशन कर रहा हूँ, चाहे भैया इसको खड़े होकर एक जगह पे कर रहे हो या इसका मूवमेंट करवा के कर लो, ये ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में नहीं आने वाला, ये भैया ऑपरेशन के अंडर में ही आएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके हो गए, मूविंग द मटेरियल बाय अ ट्रॉली, जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जब भैया प्रोडक्ट निकल के आता है तो क्या करोगे भैया, उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह कहाँ पे लेके जाओगे, स्टोर हाउस में लेके जाओगे ना। तो भैया क्या हाथ से लेके जाओगे, अरे नहीं भैया, मास प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे, ट्रॉली वगैरह का यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो भी किस में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया आपका। या तो ऑपरेटर गोइंग टू द स्टोर्स टू गेट सम टूल, मतलब सपोज़ करो मैं लेथ मशीन पे ही कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, टूल मेरा ख़राब हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, स्टोर हाउस पे जाना पड़ेगा और एक नया टूल लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी एक क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, डिले और टेम्पोररी स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डी फॉर डिले, और इसी को क्या बोलते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अ लार्ज कैपिटल लेटर इंडिकेट्स डी, लेटर इंडिकेट डिले, डिले अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, भैया मतलब वेट कर रहा तो डिले तो उसमें आ ही गया। अब एग्जांपल इसमें क्या देखना, एन ऑपरेटर वेटिंग टू गेट अ टूल इन द स्टोर्स, ठीक है, स्टोर में मतलब वेट कर रहा है भैया टूल का। वर्कपीस स्टॉक्ड नियर द मशीन बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेशन, मतलब मैंने क्या किया ना कि कोई भी ऑपरेशन करके जो वर्कपीस मेरा निकल के आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक में मतलब नियर में क्या कर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, आपका डिले हो गया। अब बात करते हैं परमानेंट स्टोरेज, तो मैंने बोला भैया परमानेंट स्टोरेज बोल लो, तो ये क्या होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल, और खड़ा होगा कितना, एक पेड़ में, मतलब पेड़ पे खड़ा है, अगर कहीं पे ऐसा दिख गया ना भैया तो ये गलत है, ठीक है, ये सही है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टैंडिंग ऑन इट्स वर्टेक्स, देखो इस वर्टेक्स पे खड़ा है, रिप्रेजेंट्स स्टोरेज, ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल इन द स्टोर रूम। अब आती कंबाइंड एक्टिविटी, तो 6 वाला क्या बोलता है, व्हेन द टू एक्टिविटीज़ टेक प्लेस एट द सेम टाइम और डन बाय द सेम ऑपरेटर और एट द सेम प्लेस, तो उसको क्या बोलो, कंबाइंड एक्टिविटी, जैसे कि रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रेशर गेज। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं भैया कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी हम लोग करते क्यों हैं भैया, वर्क स्टडी हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो वर्क स्टडी करने का भैया तो 2 तरीका होता है, कौन कौन से, मेथड स्टडी है और वर्क मेजरमेंट होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो ये सारे हम लोगों ने एडवांटेज देख लिए यहाँ पे। फिर मैंने बोला कि किसी भी काम करने के लिए जो मेथड और जो प्रोसेस होता है, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना तो वो भैया कौन करेगा, मेथड स्टडी करने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव देखे कि भैया इसका उद्देश्य क्यों है, करते क्यों हैं हम लोग इंडस्ट्री में, तो सारा चीज़ तो भैया इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर मैंने बोला कि करते कैसे हैं भैया, सबसे पहले सिलेक्शन कर लो जिस जॉब पे करना हो, उसके बाद रिकॉर्ड करो सारे फैक्ट को, फिर क्या करो, एग्जामिन करो कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फिर एक नया सोल्यूशन डेवलप कर लो, उसको डिफाइन करो, इंस्टॉल करो, और फिर उसको मेंटेन करो। फिर तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने सारे मतलब कौन कौन से चार्ट होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वो मेथड स्टडी करते हैं। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट और आउटलाइन प्रोसेस चार्ट थी, ये सारे चार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑपरेशन, घर के अंदर 4 साइड भैया तो इंस्पेक्शन, और 3 साइड मिलकर ट्रायंगल का S1 आता है, तो स्टोरेज, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, D फॉर डिले, और ये आपकी कंबाइंड एक्टिविटी हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, कि जितने भी सारे मेथड स्टडी की आपके प्रोसेस के जो भी चार्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ट होते हैं, प्रोसेस चार्ट, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, तो अगर आप इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन भी क्या मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें,
और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और अपने डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।